Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. आज आपके डाउट्स रहेंगे ना? एक्सरसाइज के सॉल्व करने के लिए बोला था आपको। Yes, sir. तो एक्सरसाइज खोल लो सब लोग। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज को, फिर समय मिलता है तो आगे की बातें करते हैं। Sir, question number 9. एक मिनट मैं भी तो ओपन कर लूँ। हाँ, 2.1 एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर लिया सबने? Yes, sir. Question number 1 to 5. Any doubt? The question number 5. Question number 5. Point charges are kept at the vertices of a cube zone. Electrostatic potential energy of the system will be. अब मेरे को ये बोला गया कि एक ये क्यूब है भाई, जिसके वर्टिसेस पे प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, ऐसे चार्जेस रख दिए गए। अब आपको इस पूरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पूछा गया है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर कई सारे पॉइंट चार्जेस हो तो उनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए दो दो का आप ग्रुप बनाते हो। हर ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हो एंड देन आफ्टर सबका अलजेब्राइक सम कर देते हो ना भाई। Yes, sir. तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि टोटल 8 चार्ज है, कितने ग्रुप बनाने होंगे? 8C2 है ना? Yes, तो sir. 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 4 वर्ड 4 7 28, 28 आपको ग्रुप बनाने हैं। अब ये देखें कि कौन कौन से 28 ग्रुप बन रहे हैं। एक तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का, ऐसे ही ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का, और इनका इनका, तो ये 4 हो गए ऐसे ग्रुप। उसी तरीके से ये 4 ग्रुप हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, इन चारों का। और फिर देखो तो इनका इनका, इनका इनका, इनका इनका, इनका इनका, 4 ये होंगे, यानी कि 12 बनेंगे कॉर्नर कॉर्नर के चार्जेस को मिला दिया जाए, दो दो के ग्रुप बनाया जाए तो। और हर अगल बगल वाला चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा इसका? माइनस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मान लो कि ये जो क्यूब है इसकी एज लेंथ तूने एक ही कह दी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का 12 टाइम्स, है ना? Yes, ठीक है। sir. अब फेस डायगोनल को लो, तो एक एक फेस पे दो दो बनेंगे, और ऐसे 6 फेसेस हैं, और आपको 12 दिखेगा बनेंगे। कि 12 बन जाएगा ये भी। और फेस डायग्राम में देखो तो सिमिलर नेचर के चार्ज हैं, आइदर प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, तो उनका Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का 12 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फेस डायगोनल क्या होगा? A√2 होगा। 24 तो ये हो गए। अब आ जाओ क्यूब डायगोनल, तो क्यूब डायगोनल में 4 बनेंगे, हाँ?
ऑपोजिट नेचर। और अपोजिट नेचर के हैं, तो ये माइनस का 4k² डिवाइडेड बाई a√3 क्यूब डायगोनल की लेंथ। अब ये देख सकते हो कि इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है, तो ओवरऑल जो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। आशुतोष ठीक है बेटा? हाँ सर। हम्म। सर क्वेश्चन नंबर 4 भी है एक बस। Question number 4. A particle of mass m and charge minus q circulate around a fixed charge q in a circle of radius r under electrostatic force. Total energy of this system is. तो टोटल एनर्जी का मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको लिखनी है, ठीक है ना बेटा? तो ये चार्ज हो गया फिक्स जो कि इधर है, और ये चार्ज इसके अराउंड जो है वो रिवोल्यूशन कर रहा है, आर रेडियस के सर्किल में रिवोल्यूशन कर रहा है। तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये अगर आप लिखना चाहते हो तो इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है वही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v²/r का ना, तो लिख जाओ। तो k⁴ डिवीजन में r² दैट इज इक्वल टू m इंटू v²/r लिख सकते हो न्यूटन्स लॉ से। हाँ यस यानी सर। कि हाफ ऑफ mv² की वैल्यू तुमको क्या मिल गई, 1/2 ऑफ k⁴/r। और ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो वो हो जाएगा k⁴ डिवीजन में r का नेगेटिव, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यस सर। मैकेनिकल एनर्जी को लिखना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 k⁴/r। दिस विल बी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। यस सर। 6 to 10. Question number 9. Question number 9. So question 8. Question number 9. A particle of mass m and charge minus ka q is given a velocity v as shown in figure. What minimum distance it can travel before stopping for the first time? A and B are fixed, and velocity given is this one. ये हमसे प्रॉब्लम में बोला गया कि एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे, दोनों क्यू क्यू के हैं और इनको फिक्स करा गया है, और ठीक बीचों बीच यानी कि यहाँ से ए सेपरेशन पे और यहाँ से भी ए सेपरेशन पे एक निगेटिव चार्ज को थ्रो कर दिया गया है। वेलोसिटी इसको दी गई है जो कि √(k2k QQ डिवीजन में AM की है। तो आपको बताना है कि ये पार्टिकल मूव करता हुआ पहली बार कहाँ पे रेस्ट में आएगा। तो जब आप यहाँ से वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, बट अगर फोर्स को देखो आप तो ये चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो नेट एक फोर्स होगा जो कि इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना? और उसके इन्फ्लुएंस में चार्ज की वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली डाई आउट होती जाएगी, एक पोजीशन पे जाकर के ये मोमेंटली रेस्ट में आएगा और फिर ये रिवर्ट होगा, लौटेगा। तो मान लो कि ये पी पॉइंट पे जाके रेस्ट में आता है और उसका यहाँ से जो सेपरेशन है वो आर का है या एक्स का है, तो यही एक्स आपको निकालना है, ठीक है ना? अब करना क्या है वो देखिए, रुक क्यों रहा है ये तो क्लियर हो गया। अब करना क्या है, जब आपने इस चार्ज को यहाँ से थ्रो कर दिया तो उसका जो मोशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, जो कि आपको मालूम है कि कंजर्वेटिव होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा वर्क 0 हो जाएगा।
राइट। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क 0 हो रहा है तो आपको इंफॉर्मेशन है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है ना। यस सर। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो ओ से इस पॉइंट ओ से पी तक जाने में इसने जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस किया है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। यस सर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। पी पॉइंट पे ये रेस्ट में आ जा रहा है, यानी कि पूरी की पूरी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी लॉस्ट। तो हाफ ऑफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर ये तो लॉस हो गया गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस ऑफ क्यू इंटू फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल वीपी माइनस इनिशियल पोजीशन ओ का पोटेंशियल वीओ। पी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो इस चार्ज से ये सेपरेशन अगर आर कह रहे हो तो इसके कारण क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इसके इन्फ्लुएंस में भी क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस क्यू इंटू 2k/q डिवीजन में आर, ये पी पॉइंट की पोटेंशियल हो गया। और ओ पॉइंट का पोटेंशियल लिखना हो तो क्यू डिवीजन में ए और क्यू डिवीजन में ए मल्टीप्लाइड बाई के, यानी कि माइनस का 2k/q डिवीजन में ए लिख सकते हो क्या, बोलो। यस सर। अब भी नॉट की ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एम इंटू 2k/q डिवीजन में ए एम। एम से एम को कैंसिल किया, 2 से 2 को हटा दिया, यानी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया k/q बाई ए दैट इज इक्वल्स टू 2k/q बाई ए माइनस का 2k/q बाई आर, यानी कि 2k/q बाई आर ये इक्वल हो जाएगा k/q बाई ए। लिख सकते हैं। यस सर। अब r की वैल्यू देखिए तो क्या लिख सकते हो, x² प्लस ए स्क्वायर का रूट लिख दूं तो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू हो गई a√3। तो a√3 वो डिस्टेंस होगा जहां पे ये जाकर के मोमेंटरी रेस्ट में आएगा, फिर वहां से ये लौटेगा इस पोजीशन पे जाएगा और इधर में फिर से माइनस का a√3 पे आएगा, फिर यहां से लौटेगा और ये इस P और ये R पॉइंट के बीच में ये ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, ये जो चार्ज है इसको आपने थ्रो किया है वो P और R पॉइंट के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। अच्छा, आप में से कोई ये बताएगा क्या कि ये मोशन जो इस चार्ज का होगा वो एसएचएम होगा कि नहीं, एसएचएम का मोशन होगा या नहीं। ऑसिलेशन तो मैंने बोल दिया, एसएचएम के बारे में आपकी क्या राय बनती है, इज द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू परफॉर्म एसएचएम और नॉट। एसएचएम करेगा यस सर। या नहीं। तो एक और बार क्वेश्चन दिखाएगा। करेगा। ये चार्ज इसको यहाँ से ये वेलोसिटी दी है आपने रूट का 2k/q बाई am, वो P और R पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है ऐसा मैंने आपको बताया। यस सर करेगा। ऑसिलेशन का तो कंफर्म इंफॉर्मेशन है, इज इट एसएचएम और नॉट। यस सर। कितने लोगों का कहना है भाई करेगा और कितने लोगों का कहना है कि नहीं करेगा, करने वाले पहले हाथ उठाएंगे। इट इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिनकी भी ये राय है कि दे आर गोइंग इट इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक, प्लीज रेज देयर हैंड। अच्छा, 3 लोगों का कहना है कि इट इज चौथा कि ये एसएचएम करेगा, 5वां।
ठीक है, प्लीज अपने हैंड नीचे कर लीजिए। कितने लोगों का ये कहना है कि नहीं करेगा भाई? नहीं करेगा एसएचएम। वैभवी, आशुतोष, भूमि, अच्छा 2 ही लोग रह गए, नहीं करेगा एसएचएम। भूमि क्यों नहीं करेगा बेटा? Why its motion will not be recognized as simple harmonic? भूमि, आशुतोष, यस सर। बोलो क्यों नहीं कर, या सक्षम क्यों नहीं है? तो क्योंकि जो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है वो -x के उस पे होता है ना, तो वहाँ नहीं है इसलिए। यहाँ पे नहीं आएगा। बात तो आपकी सही है भाई। ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। आपको मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए केवल रेस्टोरिंग फोर्स से काम नहीं होता है। फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू -12x, या एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू -12x, जहाँ पे x जो है इक्विलिब्रियम से सेपरेशन है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा। मान लो कि किसी समय पे ये चार्ज यहाँ पे है विच इज एट ए सेपरेशन x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ये एक चार्ज का इक्विलिब्रियम है O पॉइंट, ये तो क्लियर है? वहां पे चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में तो होगा O पॉइंट पे। यस सर। यस सर। ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ लगाएगा। ये सेपरेशन अगर R तूने कहा तो जो एफ एक्स है ये आपको मिलेगा -12 डिवीजन में r² cos थीटा का 2 गुना। ये थीटा अगर कह दे तो होगा ना, एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है। यानी कि एफ एक्स जो होगा वो आपका लिखा जाएगा -12 इंटू कॉस थीटा को आप लिखना चाहोगे तो एक्स डिवीजन में आर लिख सकते हो। और आर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि a² + x² का रूट है, तो नीचे में हो जाएगा a² + x² टू द पावर 3/2। तो जब तक ये x a से बहुत छोटा ना कहा जाए, अगर a x से बहुत बड़ा है इफ, देन ओनली एफ एक्स को आप लिख सकते हो -√k⁴x/a³ से लिखा जाएगा तभी। और उस केस में मोशन में Yes, sir. उस केस में मोशन जो होगा वो हमारा एसएचएम का होगा। अभी आपने देखा क्या कि जहां तक ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है दैट इज कंपेरेबल टू आर इवन ग्रेटर देन ए। तो एट दैट लोकेशन वी कैन नॉट निग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ x² इन द डिनोमिनेटर। इसलिए इसका मोशन एसएचएम का नहीं है अभी। लेकिन अगर यहाँ से स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे और उसमें पूछा जाए तो इट इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक। क्लियर है? अगर यहाँ पे Yes, sir. कंसिडरेबल वेलोसिटी आपने दे रखी है तो उसका मोशन एसएचएम का नहीं होगा। बट स्लाइटली डिस्प्लेस करके अगर आप छोड़ोगे तो उसका मोशन एसएचएम का होगा। ठीक है ना? तो x शुड बी वेरी स्मॉल, इन दैट केस द मोशन विल बी एसएचएम। अभी ये एसएचएम नहीं है। क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. किसी ने 8 भी बोला था ना? Yes, sir. 8 4 charges are placed at the corner of a square of side A. Work done by the external agent in carrying an electron from point O to O dash. O से O dash तक ले जाने में कितना कार्य आपको करना पड़ेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जा रही है निकालो भाई। ये सेंटर पॉइंट O पॉइंट है और ये आपका O डैश है। साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज
ए। तो हर एक कॉर्नर से इस पॉइंट ओ का जो सेपरेशन होगा भाई, दैट कैन इजिली ऑब्जर्व टू बी a/√2 होगा क्या? Yes, sir. तो पोटेंशियल आप पॉइंट ओ को लिखना होगा, तो वो आप लिख सकोगे के क्यू डिवीजन में a/√2 एक के कारण, है ना, और ऐसे ही चारों कॉर्नर पे है तो मल्टीप्लाइड बाय 4। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4√2 के क्यू बाई ए। ये सेंटर पॉइंट एक ओ का पोटेंशियल हो गया। और ओ डैश का पोटेंशियल लिखना है तो यहां से ये सेपरेशन अगर आप देखो तो आप आसानी से देख सकते हो a² प्लस a/2 का स्क्वायर यानी कि a²/4 का रूट होगा पाइथागोरस। Yes, sir. तो ये रूट का 5/4 a हो जाएगा। उतना ही यहाँ से भी सेपरेशन होगा और इन दोनों से इसका a/2 का हो जाएगा। तो ओ पॉइंट का ओ डैश पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा 2k³ बाई √5/4 a प्लस 2k³ बाई a/2। ये ओ डैश पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। Am I right? Yes, sir. तो 4k³ बाई √5 a प्लस 4k³ बाई ए। तो आपके द्वारा जो वर्क होगा वो चार्ज माइनस ऑफ ई, इलेक्ट्रॉन था इसलिए, इनटू इंक्रीमेंट ऑफ पोटेंशियल वीओ डैश माइनस का वीओ। तो ये हो जाएगा 4k³ बाई ए। ये तो बाहर निकल जाएगा इन सब में से। इधर में बचेगा कितना तुम्हारा √2 और इधर में बचेगा -1 देखो मैच कराओ, चौथा वाला मैच कर गया ना। Yes, sir. ठीक, तो अगले चैप्टर में अगले एक्सरसाइज में चलूं। यस सर। चलिए अगला एक्सरसाइज खोलिए 2.2। एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 to 15। सर 13। An electron of mass m and charge e is accelerated from rest through a potential difference v in vacuum. Its final speed is। अरे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का गेन इन काइनेटिक एनर्जी करो ना। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, ठीक है ना। तो E इंटू वी, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया और हाफ ऑफ mv का स्क्वायर। ये स्पीड हो जाएगी आपकी 2ev/m रूट के अंदर। ठीक है भाई। हाँ सर। 16 to 20 17. 17। Two charges q minus of 4q are kept at a point A and B. Let V be the potential at any point on the line joining A and B. The correct variation of V along point AB is। अब इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि इधर में हमारा एक चार्ज Q रखा गया और एक चार्ज इधर में
माइनस का 4Q रखा गया। मान लेते हैं सेपरेशन तुम्हारा यल का है। अब इन दोनों के लेफ्ट में अगर कोई पॉइंट आप यहाँ पे लेते हो भाई, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो आपको दिखेगा कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट मान लो नाम देते हो, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, KQ बाई एक्स माइनस 4KQ बाई यल प्लस एक्स लिखा जाएगा। Yes, sir. अब x की वैल्यू जब 0 के नियरर होगी, यानी कि बहुत छोटी होगी, तो ये वाला जो टर्म है आपका वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा। यानी कि जब आप इस चार्ज के बहुत नियरर जी। होगे, तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव साइड में होगा, इनफाइनाइट को टेंड करेगा। और जब x की वैल्यू बहुत बड़ी लेते हैं तो ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। इफेक्टिवली जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 0। तो इस चार्ज से बहुत दूर जाओगे तो पोटेंशियल 0 होगा, और इस चार्ज के बहुत नियरर होगे तो पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल होगा, और वो हमारा जो होगा इन्फिनिट को टेंड कर रहा होगा। बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे कि पोटेंशियल 0 भी होगा। वो अगर पॉइंट आप देखना चाहते हो तो इसको 0 के बराबर कर दो भाई, कि कहाँ पे 0 होगा, तो आपको मिलेगा कि KQ बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 4KQ बाई L प्लस एक्स। एक्स की आपको एक वैल्यू मिल जाती है जहां पर कि पोटेंशियल आपका 0 हो जा रहा है, वो हो जाएगा L/3। ठीक है, तो बहुत दूर पे Yes, sir. 0 निगेटिव के साइड में बढ़ता हुआ, फिर ये घट करके ऐसे इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो एक तो इधर का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आते हैं दोनों के बीच में, यहाँ पे बी पॉइंट पे। अब मान लो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इधर का आपने पॉइंट लिया, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल भी आप सिमिलर वे में लिख सकते हो, KQ बाई एक्स माइनस का 4KQ बाई L माइनस एक्स लिखा जाएगा। Yes, sir. जब आप इस चार्ज के बहुत नियरर होगे तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, पॉजिटिव साइड में इन्फिनिट होगा। और जब आप इस चार्ज को अप्रोच कर रहे होगे, यानी कि L के बराबर x हो रहा होगा, तो ये वाला टर्म इन्फिनिट को टेंड कर रहा होगा, यानी कि निगेटिव में इन्फिनिट होगा। तो इसके नियरर पॉजिटिव का इन्फिनिटी और इसके नियरर जो है निगेटिव का इन्फिनिटी होगा। इतना तो जज हो गया। बीच में कहीं पे एक जगह पे 0 भी होगा, कहाँ पे होगा वो आप 0 करके देख सकते हो, तो L और 4 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू L/5 होगी जहां पर कि ये 0 होगा। तो यहाँ से ये घटता हुआ L/5 पे 0 हुआ, देन आफ्टर ये इनफाइनाइट को टेंड कर गया। ये ग्राफ हो गया। अब इधर में आ जाते हैं। इधर से मान लो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे C पॉइंट लिया, तो VC का जो पोटेंशियल होगा वो आप क्या लिखोगे, KQ बाई L प्लस एक्स माइनस का 4KQ बाई एक्स लिखा जाएगा। x की वैल्यू जब 0 को अप्रोच कर रही होगी तो ये वाला टर्म इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, यानी कि इन्फिनिटी निगेटिव साइड में होगा। और L की वैल्यू जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो दोनों 0 को अप्रोच करेंगे। बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर कि ये दोनों का सम 0 हो जाए, है ना, नहीं मिलेगा जी, पॉइंट। sir. तो ये निगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे से ये बढ़ता हुआ फाइनली जा करके 0 हो जाएगा फार फार अवे पोजीशन पे। तो पोटेंशियल का जो वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो पहला वाला Yes, sir. अप्रोप्रिएट दिख रहा है। नेक्स्ट बोलो भाई। तो 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ K पोटेंशियल एट पॉइंट
O is 0. एक ये रिंग दिया गया जिस रिंग का रेडियस r का है और इसके 4 क्वार्टर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इस रिंग को। इधर में लैम्डा का लीनियर चार्ज डेंसिटी, इधर में 2 लैम्डा का है, इधर में 3 लैम्डा का है और इधर में k लैम्डा का है। ठीक है, आपको बताना है कि k की क्या वैल्यू हो जिससे कि इंफॉर्मेशन बन जाए सेंटर पे पोटेंशियल 0 का। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ये एज वेल एज ये सब जो है वो आर सेपरेशन पे है। तो सिंपली इन क्वार्टर पार्ट पे चार्ज लिख लिया जाए और उसके कारण पोटेंशियल एट द सेंटर हम लिख सकते हैं। तो इस वाले क्वार्टर के कारण पोटेंशियल लिखना होगा तो क्या बनेगा, लैम्डा इंटू पाई आर, पाई बाई 2r। ये इस पे चार्ज हो गया डिवीजन में, अच्छा के लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे डिवीजन में r। ये इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया। इस क्वार्टर पार्ट के कारण क्या हो जाएगा भाई, प्लस के इंटू 2 लैम्डा डिवीजन में पाई बाई 2r डिवीजन में r। इस वाले क्वार्टर पार्ट के कारण क्या हो जाएगा, के इंटू 3 लैम्डा पाई बाई 2 इंटू r डिवीजन में r। और इस वाले क्वार्टर पार्ट के कारण क्या हो जाएगा, ओके इसको k1 कर दे रहे हैं ना, k हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए लिखा है। ठीक है, यस सर। तो ये हो जाएगा प्लस का k1 के लैम्डा इंटू पाई बाई 2r डिवीजन में r। ये सब का सम 0 होना चाहिए। तो आपको क्या मिला यहाँ से कि लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस k1 लैम्डा ये 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि k1 की वैल्यू हो गई 3 2 5 1 6 माइनस का 6। ठीक है ना। यस सर। अब ये चीज ध्यान में रखो, ये पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रिंग अगर कहा गया तो इस पे टोटल चार्ज जो होना चाहिए दैट शुड बी 0। तो टोटल चार्ज को 0 करना है। ठीक है, तो हर एक सेगमेंट का चार्ज लिख करके सम करके 0 कर दो, k1 की वैल्यू मिल जाए। सर लेकिन क्वेश्चन में कहीं रिंग लिखा नहीं है। हाँ? बना तो रिंग ही है। को स्फीयर भी तो बोल सकते हैं। तो अब स्फीयर बोलोगे तो भी बन जाएगा, बट अब आपको फिर ऐसे क्वार्टर पोर्शन पे जो है चार्ज लिखना पड़ेगा। तो क्वार्टर वाली एरिया से मल्टीप्लाई कर दो सरफेस एरिया से। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है एरिया होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जनरली लैम्डा से दिखाते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने रिंग मान लिया। आप सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो इसको। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मान लोगे तो क्वार्टर एरिया से मल्टीप्लाई करते जाओ तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सब में। जो पाई बाई 2r इधर में मल्टीप्लाई हो रहा था उसकी जगह पे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा और फिर से वही Yes, sir. एक्सप्रेशन सेम ही बनेगा। स्फीयर हो रिंग हो, स्फेरिकल सेल होना चाहिए, स्फीयर नहीं सेल होना चाहिए। ठीक है, अगर मेटल है तो सॉलिड भी हो सकता है, बट मेटल में तो आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे ही नहीं सकते, तो मेटल तो होगा ही नहीं, नॉन मेटल ही होगा। तो शेल हो सकता है, रिंग हो सकता है। दोनों केस के लिए आपके पास सिंपल इंफॉर्मेशन यही बनेगा कि सबका सम करके 0 करना है टोटल चार्ज को। यस सर। नेक्स्ट बोलो भाई, अप टू 20 कोई प्रॉब्लम? The question 20. 20 A right isosceles triangle of side A has a charge Q, 2Q and minus Q. What is the electric potential at point P?
midway between the line connecting Q and minus Q. Assume that V is 0 at infinity. ये हमसे बोला गया कि ये एक आइसोसेल ट्रायंगल हो गया जिसमें ये वाला एंगल राइट एंगल भी है, यहाँ पे Q का चार्ज, यहाँ पे माइनस का Q का चार्ज और यहाँ पे 2Q का चार्ज रखा गया। तो ये जो है इस लाइन का बाइसेक्टर पॉइंट P, यहाँ का हमको पोटेंशियल निकालना है, जबकि इसकी लेंथ एक ही है, इसकी लेंथ एक ही है। तो ये तुम्हारे a/2 हो गया। ये नेचुरल है कि राइट एंगल होगा, तो ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आपको सारे चार्जेस से इस पॉइंट P का सेपरेशन पता हो गया, तो पॉइंट P का पोटेंशियल आपको पूछा गया था, तो हर एक चार्ज के कारण लिख दो भाई, KQ बाई a/2 माइनस का KQ बाई a/2 प्लस का K इंटू 2Q बाई a/2। तो P पॉइंट का पोटेंशियल आपको मिल गया 4KQ बाई a, पहला पार्ट। दूसरा क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थ्री चार्ज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइन इन योर आंसर। तो आपको तीन चार्जेस का सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो आपको बताया गया है क्या करना है, दो दो का ग्रुप बनाना है भाई। तो एक इन दोनों का ग्रुप हो गया, कितना हो जाएगा, K इंटू Q इंटू 2Q बाई a। एक इन दोनों का ग्रुप हो जाएगा, तो माइनस का K इंटू Q इंटू 2Q बाई a हो जाएगा। एक इन दोनों का ग्रुप हो जाएगा, तो माइनस का KQ स्क्वायर डिवीजन में a√2 हो जाएगा। ये इससे कट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस का KQ स्क्वायर अपॉन a√2। निगेटिव साइन जो यहाँ पे आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो चार्जेस है वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टिव नेचर का इंटरेक्शन जो है वो शो कर रहे हैं इफेक्टिवली, जिसके कारण अब अगर आप इनको दूर ले जाना चाहो एक दूसरे से, तो यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन वर्क। क्योंकि इनको अगर आप फार फार अवे ले जाना चाह रहे हैं, तो आपको इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी, तभी तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। फार अवे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी ना सिस्टम की। यानी कि यू हैव टू परफॉर्म वर्क, आपको कार्य करना पड़ेगा अगर इन चार्जेस को आप एक दूसरे से दूर ले जाना चाहते हो तो। और अगर एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए यू हैव टू परफॉर्म वर्क, इसका मतलब क्या है कि दे हैव ए इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना, जिसके कारण आपको इन्हें दूर ले जाने के लिए वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला पार्ट क्या है, ए फोर चार्ज ऑफ 3Q इज स्लोली मूव्ड इन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, हाउ मच वर्क मस्ट in this process we have to do। अब एक चौथा चार्ज है 3Q का है, फार फार अवे पोजीशन पे है और उसको इस P पॉइंट पे ले जाना है। तो आपके द्वारा जो वर्क होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट जीरो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 3Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P माइनस पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो होता ही है, P पॉइंट का पोटेंशियल पहले से निकाल रखा है आपने। तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा 3Q इंटू 4Q बाई a, तो ये हो जाएगा कितना चाहते, 12KQ स्क्वायर बाई a। This is the work which is required to be performed
to bring a charge of 3q from infinity to point P, और ये आपको फिर से मिल रहा है पॉजिटिव का, है ना, यानी कि आपको पुश करना पड़ेगा, ये सारे चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको रिपेल कर रहा होगा, और उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको वर्क करके इसको इस पी पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। और वो रिपल्सन आप आसानी से देख भी सकते हो Yes. इफेक्टिवली। ये ऐसे रिपेल कर रहा होगा, ये तो रिपेल कर रहा होगा और ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इन दोनों का जो है वो इफेक्टिव तो इधर की तरफ मिल जाएगा, नेट आपको अवे फ्रॉम द पॉइंट पी फोर्स मिलेगा। So you have to perform positive work. So force of repulsion के against you have to perform work to bring that charge from infinity to point P. ठीक है? Yes, sir. ये आपका हो गया 20। नेक्स्ट आ जाइए। सर आंसर फर्स्ट वाले का डिफरेंट दे रखा है। क्या दिया? डिनोमिनेटर में a रूट 2 दे रखा है। डिनोमिनेटर में फर्स्ट वाले का पी पॉइंट का जो पोटेंशियल है, यस सर। पी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला है तूने, तो ये a/2 है, ये भी a/2। हो गलत लिख ही दिया ना, ये a/√2 है ना। ये पूरी लेंथ जो होगी वो a√2 होगी, यस सर। तो P से यहाँ तक की दूरी a/√2 हो जाएगी। देखो भाई बहुत बढ़िया किया तूने, जो है पॉइंट आउट कर दिया, kq/a√2, ये हो जाएगा kq/a√2, और ये a√2 4 kq/a√2। अब ठीक है। यस सर। अब इसी तरीके से देख लो, ये तो सही लिखा है, यहाँ पे देखो ये चीज सही लिखा है, √2 इधर में गड़बड़ कर दिया। अब यहाँ पे मॉडिफाई कर दो, यहाँ पे बी पॉइंट का पोटेंशियल a/√2, तो 4 से 12 a√2। ठीक है बेटा, ठीक है। ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ये यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ a/√2 ए ना होकर के a√2 होगा, तो उसका आधा करोगे यहाँ से ये दूरी, तो a/√2, और इतना ही ये भी होगा a√2। ठीक है। यस सर। टू 2.3 में आ जाइए। ये 2.3 की बढ़ गया। किस पेज पे है भाई 2.3? 136। 136. 136, 2.3। क्वेश्चन नंबर 21 to 25। कोई प्रॉब्लम किसी को? 21 to 25। Sir, 24. 24. In an electric field, potential at a point with the position vector r is given by v is given by 3, 4, 3 डिवीजन में r वेक्टर की मॉड वैल्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r, जहाँ पे वेक्टर r का इंफॉर्मेशन है कि ये है 3i
प्लस 2j प्लस 6k। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए भाई। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपको आर के डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट लिखना है तो ये लिखा जाएगा माइनस का डेवा बी डेवा आर से, हाँ? और किसी वेक्टर का उसी डायरेक्शन में जो है वो कंपोनेंट लिख दिया जाए तो आपके पास जानकारी है कि वो फील्ड का रिप्रेजेंटेशन भी बन जाता है। तो आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आर पे पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 आर पे पावर -2, यानी कि ये हो जाएगा 3 4 3 डिवीजन में आर स्क्वायर लिखा जाएगा। Yes, sir. ई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो 3 4 3 डिवीजन में आर क्यूब इंटू वेक्टर आर लिख सकते हैं। बोलिए भाई। Yes, sir. आप लिख जाइए 3 4 3 डिवीजन में आर क्यूब। तो आर का मैग्नीट्यूड यहाँ से लिखो तो 3 3 9 2 दूना 4 6 के 36 रूट के अंदर। तो ये हो गया 9 4 13 और 13 और 49 7 7 से 4 7 मिल जाता है भाई। 7 का क्यूब इंटू वेक्टर आर जो कि 3i प्लस 2j प्लस 6k हो जाता है। 7 का क्यूब करके देखो क्या ये कट रहा है क्या सीधा सीधा? Yes, sir. 343. पूरा पूरा कट रहा है? Yes, sir. पूरा पूरा कट गया तो फील्ड आपको पता हो गया। ये इससे कट गया तो 3i प्लस 2j प्लस 6k। (26 to 30) Sir, 26. 26. A rod is bent into semicircle of arc. The rod is uniform linear charge density. The potential. अरे अभी तो बताया ना। सेमी सर्कल हो गया तो इस पे चार्ज पूरा लिख जाओ कि इतना होना चाहिए। पोटेंशियल ऑफ द सेंटर पी पॉइंट का पोटेंशियल चार्ज हो जाएगा इस पर लेमडा इंटू पाई आर डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिखा जाएगा। इस रॉड पे पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू पाई आर हो जाएगा। Yes, sir. तो आर से आर पाई से पाई हटा दो, लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन। Yes, sir. Yes. 26 to 30 हो गया सबका? यस सर। चलो अगला पे एक्सरसाइज। तो कौन से एक्सरसाइज तक डिस्कस होगा? हम्म, कौन से एक्सरसाइज तक डिस्कस होगा? जहां तक आप किए होगे, जहां पे आप कह दोगे कि आगे नहीं किए वहां रोक देंगे। 2.3 तक ही किया था। 2.4 तक ही किया। अच्छा 2.4 तक ही किया है। यस 2.3 तक तो हो ही गया, 2.4 भी कर लो। बोलो कितने लोगों ने 2.4 और आगे कितने लोगों ने कर रखी है? सर 2.5 नहीं किया है, 2.6 कर लिया। अच्छा तो 5 लोगों ने ही किया। ओके कोई बात नहीं,
2.4 2.5 तो 2.6 ठीक है 2.6 के बाद भी है 2.7 तक होगा ना 2.7 तक है ठीक है तो आगे बात डिस्कशन कर लेते हैं 4 5 6 4 5 6 ये आप जो है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे यस सर। ओके सर। ठीक है 4 5 6 हाँ बोलिए यस सर। सर एक क्वेश्चन सेंड किया हुआ है चैट में। अच्छा बता देता तो 4 5 6 आपको जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना है साथ में आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है ठीक है ना यस सर। तो ये तीनों एक्सरसाइज और एनसीईआरटी प्लीज आप बना लीजिएगा नेक्स्ट क्लास आपका मंडे ऑनवर्ड किसी दिन पड़ेगा टाइम भी है आपके पास तो आप उसको कर लीजिएगा ठीक है एनसीईआरटी और ये तीनों एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे ठीक है तब तक हम आगे आज का डिस्कशन जो है वो जहां तक किया था पिछले क्लास में उसके आगे की बात कर रहे हैं एक तब तक इनका प्रॉब्लम बता दे क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड माइनस ई इक्वल मैग्नीट्यूड ई इक्वल मैग्नीट्यूड कुछ होगा ई नहीं है मैग्नीट्यूड का ई है ना are kept at point 0 0 a by 2 and 0 0 minus a by 2 respectively. The work done by the electric field when another positive point charge is moved from minus a to this. हमसे ये प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि एक ये पर्टिकुलर पोजीशन हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पे प्लस का क्यू और यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज रखा गया है ये a/2 है ये भी a/2 का डिस्टेंस है ये मान लो तूने x डायरेक्शन कह दिया है ये हमारा y है और इसके परपेंडिकुलर इधर z हो जा रहा है चलो भाई 3D में बनाना पड़ेगा तो ये z कर देना ये z है और x तुम्हारा कहीं इधर में है ना इधर में परपेंडिकुलर टू दिस इसका माइनस a/2 z कोऑर्डिनेट है इसका a/2 है z कोऑर्डिनेट ठीक है अब कहा जा रहा है Yes, sir. कि पॉइंट चार्ज है जो कि इनिशियली जो है वो माइनस ऑफ a पे है हाँ? और फिर उसको प्लस ऑफ a y कोऑर्डिनेट पे रख दिया गया तो यहाँ से ये मान लो कि तुम्हारा अंदर की तरफ x एक्सिस हो गया तो इधर में a डिस्टेंस पे ये पॉइंट चार्ज है ठीक है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ये पॉइंट है a डिस्टेंस पे है और फिर उसको मूव करा के यहाँ पे ले जा रहा है y कोऑर्डिनेट पे ये भी a डिस्टेंस पे ले जा रहा है तो बताना है कि ये पर्टिकुलर चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में आपको वर्क कितना करना पड़ेगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके द्वारा जो वर्क होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर होगा तो मान लो कि ये पॉइंट को P का नाम दे दिया और इस पॉइंट को R का नाम दे दिया तो बड़े आसानी से आपको दिख जा रहा है कि इस P पॉइंट का इन दोनों चार्जेस से जो सेपरेशन है वही इस R पॉइंट का भी इन दोनों चार्जेस से सेपरेशन होगा क्या बोलो
तो जो भी चार्ज है प्लस का हो माइनस का हो, माइनस कहा गया है तो माइनस से ले लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल ऑफ पॉइंट आर माइनस का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट आर ये आपको दिखता है कि माइनस का के क्यू बाई आर से लिखा जाएगा प्लस के क्यू बाई आर से लिखा जाएगा, यानी कि 0। और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी भी जो है माइनस ऑफ के क्यू बाई आर से लिखा जाएगा प्लस के क्यू बाई आर से लिखा जाएगा, अगेन 0। तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कराओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो 0 का होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट 0 हो गया, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा दैट विल आल्सो बी 0। तो यू हैव टू परफॉर्म 0 वर्क। ठीक है, ओके सर। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कंजर्वेटिव होता है ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो आपके द्वारा जो वर्क होगा वो मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट 0 है, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह केवल आपको पहुंचा देना है, विदाउट इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी आपको पहुंचाना है, तो इट विल बी 0। ठीक है, यस सर। हाँ जी। लास्ट क्लास में कहाँ पे हम लोग का डिस्कशन रुका था जरा बता दीजिए। तो वो प्लेट्स वाले क्वेश्चन, मतलब आप समझा रहे थे पैरेलल प्लेट्स वाले। अच्छे, कई सारी प्लेट्स हैं, उनको एक दूसरे के पैरेलली प्लेस कर दिया और फिर कुछ कुछ प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो उनका इक्विवेलेंट कैसे लिखना है इसका इंफॉर्मेशन दिया था ना। यस सर। यस। चलो ये प्रॉब्लम उस पे एक बार और कर लेते हैं। हैं? एक डाउट है वो इनफाइनाइट लैडर वाले में, हाँ बोलो। तो वो हम उसको हर समय पैरेलल में ही क्यों लेते हैं, सीरीज में क्यों नहीं लेते? कहाँ पे? सर जब हम एक पैटर्न समझ लेते हैं तो फिर उसको पैरेलल में डालते हैं ना। एक मिनट, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, तो एक बना देते हैं इनफाइनाइट लैडर। मान लो ये इनफाइनाइट लैडर मैंने बना दिया। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते तो फिर अगर जब हम एक एक्स फ्लैट लेंगे इन्फिनिटी का, हैं? तो जब हम इन्फिनिटी का निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हम्म तो सर हम उसको एक, जैसे आपने 6 का वो बनाया पैटर्न, हम्म तो सर हम उसको पैरेलल में रखेंगे ना। बता रहा है, जब भी आपको कोई ऐसे इनफाइनाइट लैडर की सिचुएशन दिखेगी तो आप मान लोगे कि जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट बताना है उनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। ठीक है, अब जिस दो पॉइंट के बीच आपने इक्विवेलेंट माना है उसी दोनों पॉइंट के आइडेंटिकल एक स्टेप आगे जाके पॉइंट देखोगे, तो एक पॉइंट ये देखा और एक पॉइंट ये आपने ई देखा। ठीक है ना, डी और ई, इतना पोर्शन अगर आप ढक लेते हो डी के पहले वाला, तो आपको दिख रहा है कि डी के आगे भी बिल्कुल जो है उसी तरीके के कैपेसिटर का अरेंजमेंट है जैसा कि ए और बी के आगे है। यस हाँ, तो अगर ए और बी के आगे का इक्विवेलेंट आपने x माना है और डी और ई के आगे भी कैपेसिटर बिल्कुल वैसे ही कनेक्टेड है, तो डी और ई के बीच का भी इक्विवेलेंट x होगा। हाँ सर। तो अगर होगा तो ये पूरा कैपेसिटर जो इधर में लगा है अप टू इन्फिनिटी, ये सबको हटा के वहां पे x लगा दें डी और ई के बीच में,
लगेगा sir. ना, ये सी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ए पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा बी पॉइंट हो गया, ये 6C हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई है। डी और ई के बीच आपने एक कैपेसिटर जोड़ दिया जो कि यक्स का है, ठीक है। हाँ सर। अब डी और ई के बीच आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, और ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही वायर से जुड़े हैं। तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट विल बी सेम। और इन दोनों के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे मानोगे आप? पैरेलल। पैरेलल, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्यों पैरेलल कह रहे हैं? यस सर। यही कंफ्यूजन था आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C प्लस एक्स हो जाएगा, पैरेलल है। यस सर। और उसके साथ ये 6C जो हो गया वो सीरीज में आ जाएगा। यस सर। ठीक है। 6CX on 6C plus CX। तो 6C इंटू C प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 6C प्लस C प्लस एक्स, ये ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट हो गया जिसको कि हमने एक्स माना था। तो ये हमारा रिलेशन हो गया अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट का। यस सर। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6C स्क्वायर प्लस 6C दैट इज इक्वल टू 7CX प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस CX माइनस 6C स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3CX माइनस का 2CX माइनस का 6C स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। एक्स इधर से कॉमन निकाला, एक्स प्लस 3C, इधर से माइनस का 2C कॉमन निकाला, एक्स प्लस 3C दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 3C एक्स माइनस 2C दैट इज इक्वल टू 0। एक्स के दो रूट मिले, एक आपको मिला 2x का 2C का, और दूसरा मिला माइनस का 3C का। निगेटिव कैपेसिटेंस होता नहीं है तो उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, इक्विवेलेंट आपको मिल गया कि 2C का है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से आप इन्फिनाइट लैडर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको वर्कआउट करोगे। चलो एक प्रॉब्लम फिर जो है पैरेलल प्लेट वाला भी कर लेते हैं, हाँ, जिससे एक बार से फिर से रिकॉल हो जाए कि उसको कैसे वर्कआउट करना है। मान लो 3-4 प्लेट लगा देते हैं बीच में। ये एक प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, एक ये हो गई। इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, यहाँ पे एक टर्मिनल नाम दे दिया ए, और ये पॉइंट कर दिया बी, और इन दोनों को जोड़ दिया एक साथ। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताओ जबकि सारी प्लेट की एरिया ए या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी का है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between point A and B if
all the plates are of equal area A and separation between plate D. प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी रखा है, प्लेट एरिया ए के लिए। तो सब आपको तरीका मैंने बता रखा है, क्या करना होता है भाई। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से सरफेस मिल करके कैपेसिटर बना रहे हैं। तो इसका नीचे वाला सरफेस, इसका ऊपर वाला सरफेस, दोनों मिल करके एक कैपेसिटर यहाँ पे बनाएंगे। एक इसका नीचे वाला सरफेस 3 नंबर और इसका 4 नंबर मिल करके दूसरा कैपेसिटर बना रहे हैं। एक इसका नीचे वाला सरफेस, इसका ऊपर वाला सरफेस मिल करके तीसरा कैपेसिटर बना रहे हैं। और एक इसका नीचे वाला सरफेस और इसका ऊपर वाला सरफेस मिलकर के चौथा कैपेसिटर। तो यहाँ पे 4 कैपेसिटर बन रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना। और Yes, हर एक के कैपेसिटेंसेस बराबर है। ठीक है, सबका कैपेसिटेंस बराबर है। कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब अगर हमको ये जो चारों कैपेसिटर्स है इनका आपस में कनेक्शन कैसा है इसकी हमें जानकारी बन जाए तो वी कैन इजिली जज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, है ना भाई। यस सर। तो Yes, चलो आगे करते हैं बात। अब ये देखा जाए हमको क्या दिख रहा है भाई कि ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से सरफेस नंबर 4, सरफेस नंबर 5 और सरफेस नंबर 8 ए पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सरफेस नंबर 4, सरफेस नंबर 5 और सरफेस नंबर 8, 4, 5, 8 ये ए पॉइंट से जुड़े हैं, जोड़ दिया हमने। ठीक है, yes sir, 4 नंबर के साथ 3 नंबर मिलकर के कैपेसिटर बनाया तो 4 के बगल में 3 बना दिया। 5 के साथ 6 नंबर मिलकर के कैपेसिटर बनाया तो 6 इसके बगल में बना दिया। और 7 नंबर 8 नंबर के साथ मिलकर के कैपेसिटर बनाया तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया। अब देखिए अगला स्टेप देखिए, 6, 7 और 1 तीनों एक ही कंडक्टर के पार्ट हैं, दोनों को वायर से जोड़ा है भाई, है ना। तो 6, 7 और 1 को एक जगह पे जोड़ दे रहे हैं। 6, 7 और 1 ये एक जगह पे जोड़ दिया। 1 के साथ 2 नंबर का जो प्लेट है वो मिल करके कैपेसिटर बनाया है और 2 नंबर की प्लेट कहाँ पे जुड़ी है? पॉइंट बी पे। और जो पॉइंट बी है वहीं से 3 नंबर की प्लेट भी जुड़ी है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। समझ में आया क्या? yes यस sir, सर। yes sir. है? कोई डाउट किसी को? नो सर। गणेश? No sir. पलक? yes sir, समझ आ गया। रक्षित डोगरा? रक्षित? चलिए अब यहां तक बात हो गई तो अब आगे आपको दिख गया क्या कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल कनेक्शन में है भाई। यस सर। तो सीसी का 2C हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। उस 2C के साथ ये C जो हो गया वो सीरीज में हो गया। तो इस तीनों का इक्विवेलेंट अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2C/3। यस सर। अब हमारा
सर्किट क्या बन गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऊपर वाला सी है और ये 2c/3 है ना। ये तीनों को हटा के 5c/3। हाँ, अब ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, C + 2c/3 दैट इज 5c/3। और C आपने निकाल रखा है, कितना है, A∈0 डिवाइडेड बाई D। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर A और B पॉइंट के बीच कोई पूछता है तो 5A∈0 डिवाइडेड बाई 3D, दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, समझ गए। Yes. ऐसी प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलली अगर प्लेस करा जा रहा है तो, और आपस में कुछ कुछ प्लेट्स को कनेक्ट करके किसी दो पॉइंट के बीच आपसे पूछा जाता है कैपेसिटेंस, तो आप सबसे पहले तो आप देख लो कि किन किन सरफेसेस से मिल करके कैपेसिटर बन रहा है। फिर जो भी कनेक्शन आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उन सरफेसेस को अरेंज कर लो, जिससे कि आप ये विजुअलाइज कर सको कि उनका आपस का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे ही आपका अरेंजमेंट क्लियर होगा आप आसानी से इक्विवेलेंट लिख लोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ जाऊं। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब आइए देखते हैं कि अगर कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक की फिलिंग करी जा रही है तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा और फिर उसमें किस तरीके से और प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर की बिहेवियर के बारे में आपको पहले से मैंने बता रखा है कि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इनसाइड दैट मटेरियल वॉल्यूम रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज k times smaller as comparison to the field in the vacuum, है ना। यस सर। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, जिसकी प्लेट एरिया आपने कह दी कि एक ही है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D। और इन दोनों के बीच आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दिया है जो कि पूरा का पूरा प्लेट के बीच का गैप फिल कर रहा है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का है। एंड देन आफ्टर यू हैव गिवन द चार्ज टू द कैपेसिटर, इसको Q का चार्ज दिया, इसको माइनस का Q चार्ज दिया, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोनों प्लेट के बीच में होगी वो Q डिवीजन में Ka∈0 से लिखी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। अब इन दोनों के बीच का तुम्हें अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो आसानी से D से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि फील्ड तो यूनिफॉर्म है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव है वो लिखा जाएगा Q डिवीजन में Ka∈0 मल्टीप्लाइड बाई D। इंटीग्रेट करके लिखने की कोई जरूरत नहीं ना, दिख रहा होगा कि V Yes, sir. that is equals to minus sir. of E dot dr है। चाहो तो देख लो, इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, E की वैल्यू ये, dV की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ Q डिवीजन में Ka∈0 इंटू dr, और इसी को इंटीग्रेट करना है 0 से D, V पॉजिटिव से V निगेटिव। तो डायरेक्टली हमने इसी चीज को यहाँ लिख दिया कि V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव लिखा जाएगा QD बाई Ka∈0, लिखा जाएगा ना। यस सर।
यानी कि क्यू Yes, sir. डिवीजन में बी पॉजिटिव माइनस बी निगेटिव, यही तो मेरा डिफिनीशन है कैपेसिटेंस का। ये क्यू Yes, सी sir. के रूप में डिफाइंड है, Yes, charge sir. given to the plate of the capacitor divided by potential difference between the plate, that is the capacitance। तो क्या हो जाता है कैपेसिटेंस लिखने का इंफॉर्मेशन, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, दिस विल बी द कैपेसिटेंस। अगर यही डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, बीच में हवा होती या फिर जो है वैक्यूम होता, तो आपको मालूम है कि कैपेसिटेंस आप लिख रहे थे दैट वाज ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, है ना। sir. यानी कि अगर Yes, sir. आप बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को फिल कर देते हो तो कैपेसिटेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। Yes, sir. कितना, के Yes. टाइम्स बढ़ जाएगा। तो खाली जो कैपेसिटर है उसके कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड जो कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स होगा। ये आपके पास एक जनरल सा इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ये आपको ध्यान में रखना, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. Sir. अब ये जो फील्ड अंदर में छोटी होती है उसका कारण जो है आपको मालूम है कि दैट इज ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो छोटी होती है। तो कभी कभी हमको उस पोलराइजेशन के कारण आने वाले चार्ज के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो वो क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि चार्ज ड्यू टू द पोलराइजेशन क्या बनेगा, है? तो चार्ज ड्यू टू द पोलराइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमको मानना है, मान लो कि ये क्यू का चार्ज दिया, ये माइनस का क्यू आया, तो आपको मालूम है कि इधर वाला जो डाइलेक्ट्रिक है उस पे पोलराइजेशन के कारण निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर वाला जो डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है उस पे पोलराइजेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Yes, sir. लेट दिस चार्ज इज QP, तो इधर में प्लस का QP आ गया चार्ज ड्यू टू द पोलराइजेशन, और इधर में माइनस ऑफ QP हो गया। तो कितना होगा वो लिखना है। तो आपके पास जानकारी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच के रीजन में है वो हमारी लिखी जाएगी ऐसे, Q डिवीजन में के ए एप्सिलॉन नॉट से, और ये इक्वल होगी किसके, इस कैपेसिटर के कारण जो फील्ड है और इस पोलराइजेशन के कारण फील्ड है, दोनों का वेक्टर सम। Yes, sir. दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कैपेसिटर के कारण जो फील्ड है वो इधर की तरफ है और पोलराइजेशन के कारण जो फील्ड है वो इधर की तरफ है, क्योंकि पोलराइजेशन में इधर में पॉजिटिव चार्ज आया है, कैपेसिटर की प्लेट को इधर वाले को पॉजिटिव दिया है, ठीक है। तो कैपेसिटर के कारण फील्ड क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और पोलराइजेशन के कारण QP अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई। तो QP को लिखने Yes, का sir. इंफॉर्मेशन इधर में क्या बन गया, Q 1 माइनस का 1/k। तो कभी आपको अगर पोलराइजेशन के कारण चार्ज क्या आ रहा है, चार्ज ड्यू टू द पोलराइजेशन, चार्ज ड्यू टू polarization of dielectric placed between the plate। उसको लिखने का ये फॉर्मूला हो गया। कभी आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिलता है, देयर यू कैन यूज चार्ज ड्यू टू द पोलराइजेशन जो होगा दैट विल बी चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/k, ठीक है ना। Yes, sir. Yes. अब ये तो सिचुएशन मैंने आपको बताया कि जब पूरा का पूरा जो प्लेट गैप है एज वेल एज प्लेट एरिया है दैट इज फिल्ड बाय ए सिंगल डाइलेक्ट्रिक,
अब हमको जो इसमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं उसमें अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स को अलग अलग तरीके से प्लेट के बीच में फिल करके उसके कैपेसिटेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। तो उसके लिए पहले तो सामान्य जो सिचुएशन है या जो सामान्य केसेस है उनकी हम बात कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा इसका अच्छा बेहतर जो प्रॉब्लम बन सकता है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, पहले 2 सिंपल वाले सिचुएशन। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर का जो प्लेट है उसके बीच में हम डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर रहे हैं। हर एक डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा प्लेट एरिया कवर कर रहा है, बट देयर थिकनेस आर डिफरेंट, है ना। केस नंबर 1 मान लो कि ये डिस्कस करते हैं। ये इस तरीके से है, ये हमारा कैपेसिटर के प्लेट हो गई। प्लेट एरिया इसकी एक ही है एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी। डी इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। और हमने क्या करा कि इस प्लेट के बीच में अलग अलग जगहों थिकनेस की अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स को ऐसे 1 बाय 1 करके इसमें फिल कर दिया। हर एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो पूरी की पूरी प्लेट एरिया कवर कर रहा है ना। इसकी भी प्लेट एरिया के बराबर की एरिया है, दूसरे वाले की भी उतनी है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका Kn है। मान लो n डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। इसकी जो थिकनेस है वो हमने T1 मानी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म थिकनेस से रिलेटेड अभी बातें कर रहे हैं। इसकी थिकनेस जो है हमने कह दिया कि T2 का है, और उसी तरीके से इसकी जो थिकनेस है वो Tn की कह दिया, है ना। अब इसका हमको कैपेसिटेंस लिखना है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस असेंबली। इस असेंबली का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हमारे पास जो अभी तरीका बना है कि पूरा का पूरा प्लेट गैप कवर्ड हो, तो उसके लिए कैपेसिटेंस लिखने का हमको तरीका मिल चुका है कि K टाइम्स खाली कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कर देंगे तो वो हमारा कैपेसिटेंस हो जाता है। ठीक है ना, ये तरीका है हमारे पास। यस सर। तो हम क्या करते हैं, इनको इंडिविजुअल डाइलेक्ट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग हम एक एक अलग अलग कैपेसिटर देखते जाते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर के रूप में इसको समझने के लिए अपनी सुविधा के लिए हम बीच बीच में जो है क्या कर रहे हैं कि इनके अपनी तरफ से मेटालिक फॉइल्स डाल दे रहे हैं 0 थिकनेस की, जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि हाउ दे आर कनेक्टेड, है ना। उसको समझने के लिए हमने ऐसे मेटल की फॉइल डाल दी। हर डाइलेक्ट्रिक के बाद एक मेटल की फॉइल डाल दी, दूसरे वाले के बाद एक डाल दी, तीसरे वाले के बाद डाल दी, ऐसे हर एक डाइलेक्ट्रिक के बाद एक मेटल फॉइल डाल दिया हमने। ठीक है, जिससे कि हम इन दोनों से एक कैपेसिटर देखें, इसके ऊपर वाले सरफेस और अगले वाले फॉइल के नीचे वाले सरफेस से एक कैपेसिटर देखें। तो इसका कैपेसिटर अगर C1 कह रहे हैं तो C1 आप कितना लिखोगे, बोलो। कंप्लीटली फिल्ड हो गया, प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो Yes, sir. K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में T1, ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा पहले वाले का। यस सर। बोलो भाई, ठीक है क्या। यस सर। यस यस सर। और दूसरे वाले का अगर C2 कह रहे हो तो C2 जो होगा वो आप लिख सकते हो K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T2। ऐसे ही ये जो nth है इसका Cn कह रहे हो तो Cn जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं Kn A एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में Tn से लिख सकते हैं। यस सर। अब ये कैपेसिटर्स आपस में जुड़े कैसे हैं वो हमको देखना है। तो
जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इनका अरेंजमेंट समझना है, बैटरी लगा देते हैं। यही तो बेसिक तरीका है असेंबली का इक्विवेलेंट पाने Yes, का। तो बैटरी लगा दिया जिससे हमको समझ में आवे कि क्या कनेक्शन हम मान सकते हैं। बैटरी जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे जोड़ा तो प्लस का क्यू इधर में आ गया भाई। अब ये मेटल की प्लेट बीच में जो डाली आपने उसके कारण यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस का क्यू हो जाएगा। इसके नीचे वाले सरफेस पे माइनस क्यू, ऊपर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा। इधर में माइनस प्लस का क्यू ऊपर वाले में, नीचे वाले में माइनस का क्यू, और यहाँ पे माइनस का क्यू। अब आप इंडिविजुअल कैपेसिटर को देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि हर एक पे चार्ज सेम जा रहा है। यस सर, सेम जा रहा है। Yes, हर sir, एक पे same. चार्ज सेम जा रहा है, तो आप इनको आपस Yes, में sir. किस तरीके से कनेक्टेड देखोगे? series. सीरीज। ठीक है, तो ये जो हमारे n कैपेसिटर्स बने, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहोगे तो 1/c ये लिखा जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस ऐसे हमारा 1/cn तक। Yes, sir. Yes, sir. या 1/c के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि ये लिखा जाएगा T1 डिवीजन में K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस T2 डिवीजन में K2 A एप्सिलॉन नॉट प्लस ऐसे हमारा Tn डिवीजन में Kn A एप्सिलॉन नॉट। A एप्सिलॉन नॉट को सब में से बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस Tn/Kn ना। Yes, या sir. C Yes, को sir. लिखने का हमारे पास फॉर्मूला बन गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ti/Ki। ठीक है, तो ऐसे हमारे अगर कभी फिलिंग करी गई डाइलेक्ट्रिक्स की जो कि सबकी थिकनेस बराबर बराबर की है और सबके द्वारा पूरी की पूरी प्लेट एरिया कवर करी जा रही है, तो आप उसका इक्विवेलेंट लिखना चाहो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू राइट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दैट असेंबली, है ना। Yes, sir. ये ऐसे सिचुएशन Yes, के sir. लिए आपके पास देखो तो एक फॉर्मूला बन गया, आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कह दिया कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट के एरिया ए कह दी और इसके बीच में हमने दो स्लैब डाल दिए जो कि D/2 और D/2 थिकनेस के हैं। ये भी D/2 थिकनेस का है और ये इसकी भी थिकनेस जो है वो D/2 की है। D/4 कर दो ना, गैप भी बना दिया तो D/4 कर देते हैं। D/4 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दिया कि 2 का है और इसका जो है ये मेटल कर देते हैं, मेटल। तो बताना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। हाँ, ये मान लो कि आपको केस दे दिया कि इसका कैपेसिटेंस बताओ कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अब मान लो कि ये फॉर्मूला तुम यूज करना चाह रहे हो, तो वो थिकनेस जिसमें हवा है वो कितनी होगी भाई? वो थिक D/2, D/2 में हवा हो गई। ठीक है, तो C लिखने का ये फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में हवा की थिकनेस हो गई D/2 और डिवाइडेड बाई हवा के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। Yes, ठीक sir. है, प्लस ये जो डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का है उसकी थिकनेस है D/4
और डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 प्लस ये जो मेटल है उसकी थिकनेस है d/4 और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी। लिख सकते हो ना? बोलो भाई। यस सर। Yes, तो sir. ये हमको इसका कैपेसिटेंस लिखने का हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है एक्सप्रेशन बन गया। ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d/2 प्लस d/8, है ना? तो 8 को एलसीएम करके ऊपर बेच देते हैं तो 8a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d का 4 और एक 5d। तो ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है क्या? Yes, sir. समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। एक छोटा सा तुम लोग अपने से Yes, sir. करके बताओ फट से। मान लो कि कह दिया तुमको कि एक डाइलेक्ट्रिक ये कैपेसिटर की 2 प्लेटें हो गई, दोनों के बीच का सेपरेशन d का दे दिया। These are the 2 plates of a capacitor and the plate area is A। और इन दोनों प्लेट के पैरेलल हमने एक मेटल की प्लेट डाल दी है जिसकी थिकनेस है T की। T is the thickness of this metal, है ना? मेटल। अब इसका कैपेसिटेंस बताओ। T थिकनेस की मेटल डाल दिया, कैपेसिटेंस फटाफट बताओ तो क्या होगा इसका कैपेसिटेंस? A epsilon naught upon d minus t. A epsilon naught upon d minus Yes, sir. कितने लोगों ने कर लिया भाई? चलो बहुत बढ़िया। कैसे करोगे जो लोग नहीं कर पाए? ए एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में समेशन ऑफ टी आई अपॉन के आई से लिखा जाता है। तो जिस थिकनेस में हवा है उसकी थिकनेस क्या लिखेंगे? डी माइनस का टी से लिखेंगे। तो डी माइनस का टी डिवीजन में एयर का के 1 और प्लस टी डिवीजन में के फॉर मेटल इंफिनिटी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में डी माइनस का टी, है ना? जब ये मेटल की प्लेट दोनों प्लेट के पैरेलली डाला है, थिकनेस उसकी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट से छोटा है।
तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। ठीक है ना। एक इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता इंफॉर्मेशन फटाफट दे दो। ये मान लो कि दो प्लेटें हो गई कैपेसिटर की, एक मेटल की प्लेट को दोनों प्लेट से टच करा दिया, है ना। ये मेटल की प्लेट है जो दोनों के बीच में ऐसे टच करके रख दिया। अब इसका कैपेसिटेंस बताओ क्या आएगा। मेटल की प्लेट है, ये मेटल है, दोनों को टच कर रहा है। अब वो कैपेसिटेंस बताओ क्या आएगा। तो जीरो इन्फिनिट। हम्म, बोल भाई बोल जल्दी फटाफट। हम्म, गुनगुन बोलो। इन्फिनिटी हो जाएगी ना। दोनों को टच कर गया तो कोई भी चार्ज आप दोगे तो क्या इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा क्या। नो सर। नो सर। नो पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही मेटल के पार्ट हो गए ना, तो टच कर गया तो इसी में टी की जगह पे डी हो जाएगी। ठीक है, इसी फॉर्मूले में यस सर। टचिंग हो गया तो एक ही कंडक्टर के पार्ट हो गए दोनों प्लेट। दोनों प्लेट एक ही कंडक्टर के पार्ट हो गए तो इसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी बन गया। ठीक है ना। Whatever charge you are going to provide, the potential difference between the plates will be zero. ठीक है, क्लियर। Yes, sir. आगे चलो फिर Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में आगे की बातें करेंगे और क्या तरीके से इसमें फिलिंग करी जा सकती है उसकी। और आप प्रॉब्लम जरूर करके आना, एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है कि कुछ प्रॉब्लम्स और कराएंगे, उसके बाद से आप असाइनमेंट भी कर सकें। 15th को मोस्ट प्रॉब्लली आपका फॉर्मूला रिवीजन टेस्ट है, एफआरटी है ना। तो उसके पहले पहले हम चाहते हैं कि आपका असाइनमेंट तक के फिनिश हो जाए सब। ओ, ओ, आप लीव कर सकते हो।